नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। आज हम सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश की बात करेंगे जो उन्होंने गुजरात के कच्छ से देश के हर किसान को दिया। पीएम ने नए कानूनों पर भ्रम फैलाने वालों पर चोट की है और नए कानूनों से पुराना सिस्टम बदलने वाली ईमानदार नीयत और ईमानदार कोशिश बताई है। नए कानूनों से न्यू इंडिया का नया किसान कैसा होगा, वो कैसे गुजरात के कच्छ के किसानों से सीख सकता है, आज हम आपको किसान क्रांति के कच्छ मॉडल के बारे में भी बताएंगे। किसान आंदोलन का आज 20वां दिन है। इस आंदोलन से दिल्ली के कई बॉर्डर लॉक हैं और इससे कैसे बिजनेस डाउन है, आंदोलन के साइड इफेक्ट्स पर आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके बाद हम पश्चिम बंगाल की विस्फोटक राजनीति के बारे में बताएंगे। बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। लेकिन सबसे पहले किसान आंदोलन की बात। खेती के नए कानूनों पर जो लोग किसानों में भ्रम फैला रहे हैं, जो लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं, जो लोग इसे राजनीति का मौका बना रहे हैं, जो लोग किसानों के कंधे पर अपनी बंदूक रखकर चला रहे हैं, उन सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा जवाब दिया। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री ने आज देश के किसानों से सीधी बात की। गुजरात के कच्छ से उन्होंने देश के हर किसान को बड़ा मैसेज दिया है। आज सबसे पहले प्रधानमंत्री के इस संदेश को सुनाते हैं। आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है, उन्हें डराया जा रहा है। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। प्रधानमंत्री की एक एक बात ध्यान से सुन लीजिए, इससे किसान आंदोलन की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। किसानों को गुमराह करने की साजिश हुई है, इसमें राजनीति करने वाले लोग लगे हैं। ये लोग नए कानूनों पर भ्रम फैला रहे हैं और इससे किसानों को डरा रहे हैं। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है? क्या आपके प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? ये सिर्फ भ्रम और डर है, सच्चाई कुछ और है। नए कानूनों पर इसीलिए पीएम ने सीधी बात की है। सच यही है कि जिन कानूनों का आज विरोध हो रहा है, उनकी मांग बरसों से की जा रही थी। लेकिन अब जब फसल बेचने के नए विकल्प मिल रहे हैं, किसानों को आजादी मिल रही है, तो इसका विरोध होने लगा है। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। यूपीए राज में भी कृषि सुधारों की लगातार सिफारिश हुई थी। कृषि मंत्री रहते शरद पवार ने कृषि सुधारों की वकालत की थी। शरद पवार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी। किसानों को मंडियों के चंगुल से छुड़ाने की मांग सभी कर रहे थे। कांग्रेस का 2019 में मंडी एक्ट खत्म करने का चुनावी वादा था। इसके बावजूद अब कानून का विरोध हो रहा है, तो इस विरोध में राजनीति साफ दिखती है। प्रधानमंत्री ने आज इसी पर चोट की और किसानों को खुद भरोसा दिया कि सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों के एक एक संदेह को दूर किया जाएगा। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े,
किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। पीएम ने किसानों को समझाया भी, कच्छ में खेती के बदलाव के उदाहरण भी दिए। खेती में न्यू एज टेक्नोलॉजी और न्यू एज इकोनॉमी की बात की। इसी से समझाया कि कैसे समय और जरूरत के हिसाब से खुद को बदलना चाहिए। कच्छ ने इसे बदला और उसे फायदा मिला। यही फायदा देश के हर किसान को मिलना चाहिए। हमारे देश में डेयरी उद्योग का योगदान कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में 25% से भी ज्यादा है। इस व्यवस्था में पशुपालकों को आजादी मिली हुई है। आज देश पूछ रहा है कि ऐसी ही आजादी अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। छोटे किसानों के लिए नए कानून वरदान है, ये पीएम की बातों से साफ है। पीएम को भरोसा है कि देश के किसान इसे समझेंगे और नए कानूनों पर सरकार की साफ नीयत देखेंगे। मुझे विश्वास है हमारी सरकार की ईमानदार नीयत, हमारी सरकार के ईमानदार प्रयास और जिसको करीब करीब पूरे देश ने आशीर्वाद दिए हैं, मुझे विश्वास है कि किसानों के आशीर्वाद की ये ताकत, देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। आज तक ब्यूरो। कच्छ के दौरे पर पीएम ने किसान आंदोलन के लिए एक और बड़ा संदेश दिया। वो कच्छ में कई सिख किसानों से मिले। किसान आंदोलन मुख्य तौर पर पंजाब के किसान संगठन चला रहे हैं और ज्यादातर वही दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। यही वजह है कि कच्छ में पीएम सिख किसानों से मिले और उनसे बात की। कच्छ जिले में करीब 5000 सिख परिवार रहते हैं और दिलचस्प बात यह है कि ये सिख परिवार 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर कच्छ में कृषि को बढ़ावा देने के लिए वहां पर बसे थे। प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचे थे और यहाँ पे जो सिख किसान है उनके साथ बातचीत की है। आप देख सकते हैं यहाँ से जो सिख किसान है वो यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से आगे वो जाएंगे अब डोम की ओर, जहाँ पे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। काका चाचा ये बताइए क्या बातचीत हुई प्रधानमंत्री के साथ? हमारे साथ हुई लखपत गुरुद्वारे के लिए और कुछ नहीं हुआ। किसान बिल पे कुछ बातचीत हुई? नहीं। प्रधानमंत्री ने कुछ कहा क्या बदलाव के लिए, जिस तरीके से आंदोलन? नहीं बोला, हमारे कुछ नहीं बोला। तो आप लोगों की क्या बिल को लेकर कुछ बातचीत हुई? नहीं हुई। सिर्फ लखपत गुरुद्वारे को लेकर बातचीत हुई? हम आए गुरुद्वारे के लिए ही है। क्या आप लोगों की क्या बात थी? गुरुद्वारा नया बनाने का था और कुछ नहीं। अच्छा, तो कहीं किसान बिल को लेकर जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है उसको लेकर कुछ बात? नहीं। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ से सारे जो किसान हैं वो अब धीरे धीरे निकल रहे हैं। ये सारे जो यहाँ के सिख कम्युनिटी के किसान हैं वो सारे यहाँ से निकल रहे हैं। हालांकि जो किसान हैं उनका कहना है कि गुरुद्वारे को लेकर उनकी गुरुद्वारे को लेकर उनकी बातचीत हुई है। जो किसान बिल है उसको लेकर किसी भी तरह की बातचीत नहीं हुई है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, कच्छ आज तक। कच्छ से आज पीएम ने देश के किसानों से जो बात की है उसमें बड़ा संदेश यही है कि खेती किसानी के पुराने तौर तरीकों को हमें बदलना होगा। समय और जरूरत के अनुसार बदलाव जरूरी है। सिर्फ उन्हीं फसलों में फंसे रहना सही नहीं जो किसानों के जीवन को बेहतर नहीं कर रही या फिर उन्हें बड़ा फायदा नहीं दे रही। कच्छ ने इस बदलाव को पिछले 20 साल में स्वीकार किया और भविष्य के हिसाब से खुद को बदला। नए कानूनों से न्यू इंडिया का नया किसान कैसा होगा, वो कैसे गुजरात के कच्छ के किसानों से सीख सकता है, ये आप किसान क्रांति के कच्छ मॉडल से जान जाएंगे। समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाने वाला डिसैलिनेशन प्लांट सिंगापुर और बहरीन जैसे देशों के बराबर की जमीन पर बनने वाला सबसे बड़ा विंड और सोलर पावर प्लांट। अंजार में ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट। ये 20 साल में बदले कच्छ की नई तस्वीर है। एक समय कहा जाता था कच्छ इतनी दूर है, विकास का नामो निशान नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, बिजली, पानी, सड़क चुनौती का एक प्रकार से दूसरा नाम ही ये था। सरकार में भी ऐसा कहा जाता था
कि अगर किसी को पनिशमेंट पोस्टिंग देना है तो कच्छ में भेज दो, और लोग भी कहते हैं मुझे तो काला पानी की सजा होगी। एक वक्त था जब इसी कच्छ में कुछ भी नहीं था। 2001 के भूकंप से कच्छ पूरी तरह तबाह हो गया था। लोग कहते थे कि कच्छ में कुछ हो भी नहीं सकता। समंदर का खारा पानी, बड़ा रेगिस्तान और 50 डिग्री तक जाने वाला तापमान, चुनौतियां ऐसी थी कि खेती किसानी में बड़े फायदे के बारे में कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन कच्छ ने खुद को बदला। कच्छ सहित गुजरात में किसान ज्यादा डिमांड और ज्यादा कीमत वाली फसलें उसकी तरफ मुड़ गए और आज उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब यही हमारे कच्छ में से देखिए, यहां के खेत उत्पादन विदेशों में एक्सपोर्ट हो, क्या किसी ने कभी सोचा था? आज हो रहे हैं। यहां खजूर, यहां कमलम, ड्रैगन फ्रूट, उस उत्पादों को खेती ज्यादा होने लगी है। जो आज खेती के नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं, उन्हें कच्छ मॉडल से सीखना और समझना चाहिए। कच्छ ने बदलाव को समझा, भविष्य को देखा। किसानों ने न्यू एज टेक्नोलॉजी और न्यू एज इकोनॉमी से खुद को जोड़ा। किसान ज्यादा मांग वाले और ज्यादा कीमत वाले उत्पादन में जुटे। कोई ऐसा फल नहीं जिसका उत्पादन कच्छ में नहीं होता। जिन इलाकों में खारा पानी था, वहां किसानों ने खजूर, अंगूर, अनार लगाए। जिन इलाकों में पानी ठीक था, वहां पर आम, पपीता और केले की खेती की। खजूर की खेती का कच्छ हब बन गया है। अरब देशों में इसका एक्सपोर्ट होता है। जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कई किसानों को शंका और डर है, जो शंका और डर किसानों में फैलाया भी जा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गुजरात में 2004 से हो रही है। प्राइवेट सेक्टर के आने से किसानों को विकल्प मिले और इसमें किसानों को बड़ा फायदा भी हुआ है। बनासकांठा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को बड़ा फायदा हुआ। दिलचस्प ये कि ऐसे कई किसानों को यूपीए राज में अवार्ड भी मिले। किसानों ने कम मेहनत, कम संसाधन में ज्यादा कमाई के तरीके निकाले। सिर्फ 1.5 दशक में गुजरात में कृषि उत्पादन में 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भाई और बहनों, गुजरात में कृषि सेक्टर मजबूत होने का एक और बड़ा कारण ये रहा है कि यहां बाकी उद्योगों की तरह ही खेती से जुड़े व्यापार में भी सरकार टांग नहीं अड़ाती है, दखल बखल नहीं करती है। सरकार अपनी दखल बहुत सीमित रखती है, खुला छोड़ दिया है। किसान सरकार पर ही निर्भर ना रहे, किसानों को सहूलियत मिले, नए संसाधन मिले, फसल बेचने के विकल्प मिले, वो किसानी के पुराने तरीके में ही फंसे ना रहें, खेती में नए प्रयोग करें और कमाई बढ़ाएं। ये रास्ता कच्छ ने पूरे देश को दिखाया है, बस इसे समझने की जरूरत है। कच्छ से गोपी खांगर के साथ आज तक ब्यूरो। आज 20 दिन बाद भी आंदोलनकारी किसान और सरकार के बीच समझौते का कोई रास्ता नहीं निकल पाया है और किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं, जिसको लेकर भारत के वाणिज्य संघों की प्रतिनिधि संस्था एसोचैम ने चिंता जाहिर की है और दावा किया है कि किसानों के विरोध प्रदर्शन से देश को रोजाना 4,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। हाईवे जाम होने से माल ढुलाई खर्च में 8 से 10% का इजाफा हुआ। अन्य राज्यों से दिल्ली एनसीआर तक सामान पहुंचाने में 50% अधिक समय लग रहा है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में बने वेयर हाउस से दिल्ली सामान पहुंचना लगभग बंद हो चुका है। यानी पहले कोरोना की महामारी और अब किसान आंदोलन की वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, जिसका अंदाजा लगाने के लिए अब हम आपको दिल्ली के सिंघू बॉर्डर के नजदीक सोनीपत लेकर चलते हैं, जहां कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में किसान आंदोलन की वजह से लॉकडाउन जैसी स्थिति दोबारा बन चुकी है। आज तक ने वहां के व्यापारियों से बात की, उनकी दिक्कत परेशानियों की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और उनके मन की बात किसान और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। दिल्ली सोनीपत का सिंघू बॉर्डर, जो पिछले 20 दिनों से किसान आंदोलन का एपिसेंटर यानी केंद्र बिंदु बना हुआ है। यहीं से महज 1.5 किलोमीटर दूर है सोनीपत में कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया, जहां इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। पहले लॉकडाउन और अब
किसान आंदोलन। दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया पर ये दोहरी मार पड़ी है। इस वक्त हम लोग एक ऐसे ही कोल्ड स्टोरेज में है जहाँ पे लगभग 4 डिग्री का तापमान है और कोल्ड स्टोरेज का जो नजारा है या तस्वीर है वो इस तरह की है। आप देखिए कितने कार्टन्स भरे हुए हैं, काजू, किशमिश, बादाम, कैलिफोर्नियन नट्स से लेके जो भी सप्लाई आया है वो अलग अलग जगह पे जाता है। यहाँ पे पैकेज होता है, प्रोसेस होता है, कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। आप देख ही पा रहे हो सारा जो हमारा कोल्ड है वो पूरा फुली लोडेड है। हाँ। अभी क्या होता है कि दिन में 2 या 3 गाड़ियां निकल जाती है हमारी, तो ये गैलरी एरिया है। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो वो एग्जिट एरिया है हमारा। अच्छा। ये पूरा खाली रहता है। हाँ। अभी मटेरियल जाने न जाने की वजह से हमारा ये पूरा स्टॉक फुल्ली लोडेड है। अभी आप वो देखो उस चैम्बर में भी पूरा फुल है। हाँ। तो अभी मतलब ना तो माल आ रहा है ना फिर जा पा रहा है, और हम प्रोसेसिंग कर ही रहे हैं तो अंदर प्रोडक्ट पूरा स्टोर हो रहा है सारा। कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में करीब 1800 फैक्ट्रियां हैं, जहां से बर्तन, स्वास्थ्य उपकरण, दवाई, एलईडी, प्लास्टिक उपकरण, ड्राई फ्रूट्स समेत अन्य सामान देश विदेश में निर्यात होता है। अनुमान है कि किसान आंदोलन की वजह से यहाँ 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। हम यहाँ पे मैडम प्रोसेस फूड की फैक्ट्री चलाते हैं। 500 वर्कर हैं हमारे पास। हमारे सारे रॉ मटेरियल पोर्ट के ऊपर, ड्राई पोर्ट्स पे तुगलकाबाद, सोनीपत पोर्ट और नावाशिवा पोर्ट पर फंस गए हैं, क्योंकि यहाँ पे रास्ते बंद है, कंटेनर अंदर नहीं आ पा रहे। हम पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, हम उसको ना पोर्ट पे छोड़ सकते हैं ना अंदर ला पा रहे हैं, और हमारे माल वहाँ खराब हो रहे हैं। जो मटेरियल अंदर तैयार पड़े हैं वो हम अपने कस्टमर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेज नहीं पा रहे हैं। पहले कोरोना की वजह से लॉकडाउन और अब किसान आंदोलन की वजह से चक्का जाम। कुंडली औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों पर 1 साल में ये दूसरी बड़ी मार पड़ी है। 4 दिन हो गए हैं ट्रक फंसा हुआ है। पहले भी 2 ट्रक खराब हो चुके हैं, बट जो मटेरियल ऑर्डर किया था अब वो हमें संभालना पड़ता है, क्योंकि एक बार अगर निकल गया तो फिर वो हमारी ड्यूटी होती है संभालना। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, तो कोल्ड स्टोरेज में माल पड़ा हुआ है, उसकी शेल्फ लाइफ 5th डे हम निकालते हैं, उसको हम ज्यादा 7th डे तक कर सकते हैं। आज 18 डेज हो गए हैं, तो सारा माल जो कोल्ड स्टोरेज के अंदर पड़ा है वो भी माल बिल्कुल खराब हो रहा है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इस औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों में करीब 20,000 मजदूर काम करते हैं। व्यापारी कहते हैं कि वो भी कब तक घाटा उठाएंगे, कब तक बिना काम मजदूरों को सैलरी दे पाएंगे। हर इंडस्ट्री के 3 मुद्दे हैं, माल आ नहीं पा रहा, माल जा नहीं पा रहा, और तीसरा मजदूरों की समस्या। आप हिसाब करोड़ों का तो छोड़ ही दो, वो तो सेकेंडरी थिंग है। सबसे पहले अगर माल आएगा नहीं तो मजदूर क्या करेंगे। नेक्स्ट 15 से 20 दिन तक अगर यही हालात बने रहे तो यहाँ के पूरे एरिया में कम से कम 20,000 मजदूरों की रोजी रोटी पे खतरा आपका उत्पन्न हो जाएगा। इसमें कोई 2 राय नहीं है। यहाँ से सिर्फ देश में ही सामान सप्लाई प्रभावित नहीं हुई है, बल्कि 40 देशों को होने वाला निर्यात भी थमा हुआ है। अब वक्त इतना ज्यादा हो चुका है कि विदेशी ग्राहक जुर्माना लगाने की धमकी देने लगे हैं। कारोबारी कहते हैं कि लॉकडाउन के वक्त भी इतनी परेशानी नहीं हुई थी। पिछले जब से आंदोलन चालू हुआ है तब से ना तो कोई कंटेनर आ रहे हैं और ना ही कंटेनर कोई जा रहा है। माल सारे माल स्टोर में ठप पड़े हुए हैं, और हालात ऐसा हो रखा है कि अगले 8-10 दिन में हमें जो भी मटेरियल पैक होगा वो फैक्ट्री से बाहर रखना पड़ेगा। कुंडली के व्यापारी कहते हैं कि वो किसान आंदोलन के साथ हैं, लेकिन इस तरह ही चलता रहा तो हालात काफी बिगड़ जाएंगे। इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है, सरकार को रास्ता निकालना चाहिए। हमारी सेंटर से और लोकल स्टेट गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि इंडस्ट्री को हेल्प करें, इस टाइप पे सपोर्ट करें। हम चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए छोटे रास्ते अंदर की सड़कें खोल दिए जाएं, जब तक कि इनका फैसला नहीं होता। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के बॉर्डर ही बंद नहीं है, बल्कि इस इंडस्ट्रियल एरिया में चलने वाली फैक्ट्रियां भी बंद हैं। कारोबारी कहते हैं कि एक लॉकडाउन से नुकसान की भरपाई हुई भी नहीं थी कि दूसरा लॉकडाउन लग गया। सरकार है, एक तरफ किसान है, और बीच मझधार में फंसे हुए वो उद्योगपति और वो उद्योग जो ठीक सिंघू बॉर्डर से सटे हुए हैं। और जाहिर तौर पे जिस तरह से लगातार ये टकराव की स्थिति बनी हुई है, इंडस्ट्री के लिए ये बुरी खबर है। कैमरा पर्सन अजय के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।
पश्चिम बंगाल में हर रोज राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली में बीजेपी चुनाव आयोग के पास राज्य में राजनीतिक हिंसा की शिकायत लेकर पहुंची तो ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल में धुआंधार प्रचार का आगाज कर दिया। ममता आज अपने पुराने अंदाज में थी, बीजेपी के घेराबंदी करते हुए तीखे हमले किए, राजनीतिक हिंसा से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले तक पर पलटवार किया। জনগণ মন অধিনায়কটাও পাল্টে দাও। আমরা বলি পাল্টে দিয়ে একবার দেখো না। ওদের উদ্দেশ্য বাংলাটাকে গুজরাট বানিয়ে দেওয়া, আমরা বাংলাকে গুজরাট বানাতে দেব না। वैसे तो ममता ने अपने दुर्ग को महफूज करने की लड़ाई तो बांकुरा में ही छेड़ दी थी, लेकिन आज वो जमीन से हमलावर रही जहां बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उन्हें हैरत में डालकर झंडा गाड़ दिया था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कमल खिला था, अब बाजी पलटने की होड़ है। ममता ने उसी इलाके से चुनावी बिगुल फूंका, अंदाज फायर ब्रांड वाला, निशाना बिल्कुल सटीक। কখনো বলছে জনগণ পেটাবো, কখনো বলছে তৃণমূল কংগ্রেসের অফিস জ্বালাবো, কখনো বলছে বন্দুকবাজি করব। আমি বলি শোনো, আমি ভালোই তো খুব ভালো, 100% শান্তির লোক, কিন্তু আমার গায়ে যদি আঘাত করো আমি যা প্রত্যাঘাত করব না, তোমার কোটি কোটি গুন্ডা এনেও সেই প্রত্যাঘাত তুমি রুখতে পারবে না। ममता ने जिस सियासी जमीन पर बीजेपी को ललकारा वो उत्तर बंगाल का जलपाईगुड़ी है। ममता ने बंगाल की अस्मिता की बात छेड़ी, इमोशनल कार्ड खेला, अपने काम गिनाए और बीजेपी पर नफरत फैलाने और समाज को बांटने का आरोप लगाया। আপনাদের এখান থেকে দেখুন উত্তরবঙ্গে একটা সিটও তৃণমূল পায়নি, পার্লামেন্টে পেয়েছে একটাও। কি অপরাধ ছিল আমাদের, কি অন্যায় করেছিলাম আমরা? একটা সিটও আমরা পাইনি, সব বিজেপি নিয়ে চলে গেল। বাইরে থেকে কিছু আরএসএস এর লোক এলো, এরা রামকৃষ্ণ মিশন নয়, এরা ভারত সেবাশ্রম নয়, এরা স্বামী বিবেকানন্দ নয়, এরা একটা ঘৃণ্য ধর্মের প্রচারক। আমি উত্তরবঙ্গে লোকসভায় একটা আসন পাইনি, কিন্তু বিধানসভায় আমি কিন্তু আপনাদের আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা, দোয়া, জয় জয় জাইবা বলুন, সবটাই চাই। ममता ने अपने 40 मिनट के भाषण में बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए, बीजेपी पर लूट के आरोप लगाए, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में सांप्रदायिक दंगा और नफरत फैलाने में हाथ बटाया। कहा लोगों को सीएए और एनपीआर से डरने की जरूरत नहीं। बीजेपी पर नौकरी के नाम पर लोगों को धोखा देने का आरोप बढ़ा। सवाल पूछा 2019 में 2 करोड़ नौकरियों के वादे का क्या हुआ, 2014 और 2019 में गोरखालैंड के वादे का क्या हुआ। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल को दंगाग्रस्त गुजरात में बदलना चाह रही है। राष्ट्रगान पर भी उनकी नजर है। ওদের উদ্দেশ্য বাংলার মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া, আমরা বাংলার মেরুদণ্ড ভাঙতে দেব না। ওদের উদ্দেশ্য, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতে শুরু করেছে জনগণ মন অধিনায়কটাও পাল্টে দাও। আমরা বলি পাল্টে দিয়ে একবার দেখো না, একবার পাল্টে দিয়ে দেখো। ছেলেদের দরকার নেই, বাড়ির মা বোনেরা শাক আর ঘন্টা নিয়ে বেরোবে, তাতেই বুঝবে আওয়াজটা কত জোর। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले पर सियासी बवाल मचा। ममता बनर्जी ने आज पहली बार चुप्पी तोड़ी, आरोपों का जवाब आरोपों से मिला। আরে কেউ আমরা মারতে চাইনি। শুনুন, একটা ভিআইপি যখন কনভয় যায় তার নিজস্ব একটা কনভয় থাকে, প্রোটোকল অনুযায়ী, সিস্টেম অনুযায়ী। ভিআইপি নেতার গাড়ির পেছনে 50টা গাড়ি যাবে কেন? 50টা গুন্ডা যাবে কেন? এমনকি জেল ফেরত কনভিক্টেড আসামি যাবে কেন? ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी में बीजेपी पर चुनावी हिंसा के आरोप लगा रही थी, तो इधर दिल्ली में बीजेपी चुनाव आयोग से बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर शिकायत कर रही थी। बीजेपी ने राजनीतिक हिंसा का हवाला देते हुए चुनाव आयोग से बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की है। फेडरल स्ट्रक्चर को धता दिखाकर कई बार ममता जी ने ऐसी हरकत की है जिसके संघीय ढांचे को खतरा पैदा हुआ है। और जिस तरह बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है, जिस तरह नड्डा जी के ऊपर हमला हुआ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल बाल बच गए, ये पूरा देश देख रहा है। ममता जी पूरी तरह एक्सपोज हुई हैं। 19 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे पर सबकी नजर रहेगी।
नड्डा की सुरक्षा में तैनात अफसरों को केंद्र ने वापस बुलाकर कड़ा संदेश पहले ही दे दिया है, लेकिन ममता के आज के सियासी तेवर से साफ हो गया है, अभी बंगाल की लड़ाई और तीखी होने वाली है। मनोज्ञा लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, आज तक। वैसे आजकल जहां भी चुनाव होता है वहां बिहार में चुनावी दम दिखाने वाले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की खूब चर्चा होती है। अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ रिझाने में कामयाब रहने वाले ओवैसी दूसरे राजनीतिक दलों को खटकते हैं। आज ममता ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी, कहा ओवैसी बीजेपी के इशारे पर वोट काटते हैं और इसका फायदा बीजेपी उठा ले जाती है। ममता ने कहा, बिहार में हम लोगों ने यही देखा है। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা, বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনে প্রমাণিত হয়েছে। হিন্দুদের কাছে গিয়ে বলবে ওদের খুব হিন্দু, মুসলিমদের বলবে ওই নেতাগুলোকে, সব মুসলিমরা নয়, ওই হায়দ্রাবাদের ওই নেতাদের, ওরা বিজেপির সমর্থক, গিয়ে বলবে হিন্দুদের এলাকায় খুব গালাগালি দাও হিন্দুদের, তাহলে কি হবে, হিন্দুরা রেগে যাবে, ভোটটা আমি পাবো। আর মুসলিম এলাকায় গিয়ে তুমি মুসলিমদের হয়ে এমন ভালো ভালো কথা বলো যাতে মুসলিমদের ভোটটাও আমি পাই। অর্থাৎ বিজেপি হিন্দুদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে, আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? कर्नाटक में विधान परिषद सत्र में मर्यादा टूटी है। सत्र के दौरान कांग्रेस के विधान परिषद सदस्यों ने डिप्टी चेयरमैन एसएल धर्मेगौड़ा को जबरन सभापति के आसन से उतार दिया। यह हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि सत्र के दौरान चेयरमैन के प्रताप चंद्र शेट्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की जानी थी। जेडीएस कांग्रेस सरकार के दौरान चेयरमैन बने के प्रताप चंद्र शेट्टी को हटाने के लिए बीजेपी और जेडीएस साथ हैं। वैसे तो शेट्टी ने अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस को पहले ही खारिज कर दिया है, लेकिन जब डिप्टी चेयरमैन ने सदन की कार्रवाई शुरू कराई तो कांग्रेस एमएलसी हंगामा करने लगे। हंगामे के दौरान बीजेपी के सदस्यों ने सदन का दरवाजा बंद करने की कोशिश की ताकि चेयरमैन आ न सके। हालांकि बाद में के प्रताप चंद्र शेट्टी ने सत्र को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया, लेकिन बीजेपी और जेडीएस ने राज्यपाल से मिलकर सत्र बुलाने का आदेश देने की मांग की है। उधर कांग्रेस की दलील है कि बिना चेयरमैन की अनुमति के डिप्टी चेयरमैन का सदन की कार्रवाई करवाना असंवैधानिक है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।